Hello everybody, this is Danish and today we are going to continue our lecture series on modern Indian history. The topic of discussion for today is arrival of Europeans in India. In the last lecture, we have discussed the scenario and the conditions which actually helped manage the Europeans to reach to India or the Indian subcontinent through the sea routes. Now we are going to see the European power that came to the Indian subcontinent and started the trading establishments. So let's start the lecture for today. First of all, what is the agenda of the day? What are we going to discuss today? We will be going to discuss first about the Portuguese. तो जैसा कि हम लोगों के पूरे इस लेक्चर सीरीज का उद्देश्य है, द मेन टारगेट इज कि हम लोगों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो जनरली जब आप एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे तो पोर्टुगीज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अमंग ऑल दीज। और इंग्लिश तो ऑफ कोर्स चूंकि सबसे लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक रहता है और जो कॉलोनाइज करता है इंडिया को, तो इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा पोर्टुगीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी विल स्टडी अ बिट अबाउट डच, डेन्स, फ्रेंच। ये सब लोग जब आना चालू करते हैं, याद रखिएगा कि ये सारे लोग जो आना चालू करते हैं वो किस लिए आते हैं, उनका द मेन मोटिव वॉज ट्रेड। वो ट्रेड करने के लिए आते हैं इंडिया में। तो वो कहाँ कहाँ पे अपना स्टैब्लिशमेंट लगाते हैं, फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाते हैं, पोर्ट्स कहाँ पे लगाते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट इज गोइंग टू शेप द इंडियन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, और हाउ द इंडियंस डील विथ दीज यूरोपियंस, ये इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे अपना स्टैब्लिशमेंट और किस तरह से उस स्टैब्लिशमेंट को अपने पास लेके आते हैं। ठीक है सर, अब देखते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, राइट, एक पोर्टुगीज कंपनी भी आ चुकी है, डच भी आ चुकी है, इंग्लिश भी आ चुकी है, डेन्स भी आ चुके हैं, फ्रेंच भी आ चुके हैं। तो जैसे ही एक या दो या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पे आते हैं एंड दे स्टार्ट कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर, तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि कंपटीशन की वजह से राइवलरी चालू हो जाती है। तो हम लोग हल्का सा राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि एक डेडिकेटेड लेक्चर जो मेन इश्यूज होंगे जो फ्रेंच वगैरह का, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम लोग ब्रॉडली इस पे फोकस करेंगे कि कंपनीज कब आई, कैसे आई और किस उद्देश्य से आई और कहाँ कहाँ उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है सर, और फिर हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश जो था वो डोमिनेट कैसे कर जाता है इन सब में। क्या ऐसा क्वालिटीज था, क्या ऐसे पैरामीटर्स थे जिन्होंने हेल्प किया इंग्लिश को टू रीच टू द जेनिथ ऑफ द इंडियन ट्रेडिंग कंपनी, टू बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कुछ पीवाईक्यूज भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो ये कंटिन्यूएशन में सीरीज रहेगा। ठीक है सर, सबसे पहले पोर्टुगीज। तो आपको पोर्टुगीज के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक लेके आया था कि वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट वन टू अराइव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द सी रूट एज अ यूरोपियन। तो वो कब आता है? 1498 में। ठीक है सर, आ गया। अब हम लोग इस मैप से हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, वो कई बार ये पूछे जाते हैं कि कहाँ पे, किस रीजन में ये चीज स्टैब्लिश हुआ था। तो इसीलिए मैप को अगर हम लोग साथ में लेके चलेंगे, इट विल हेल्प अस इन मेमोराइजिंग थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जब पोर्टुगीज आते हैं तो ऐसा नहीं था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कोई ट्रेड नहीं हो रहा था उस टाइम पे। डेफिनेटली खास करके जो ये रीजन था, है ना, जो मालाबार का रीजन था, जो वेस्टर्न कोस्ट का रीजन था, इस पर्टिकुलर रीजन में उस टाइम भी अरब्स जो थे वो ट्रेड कर रहे थे, राइट। अरब्स का ट्रेड चल रहा था, खास करके कुछ घोड़ा, हॉर्सेस वगैरह, ये सब का ट्रेडिंग चल रहा था। तो यहाँ पर जब अराइवल ऑफ पोर्टुगीज होता है तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट होता है इन द माइंड्स ऑफ अरब्स कि नाउ दे आर गोइंग टू आवर कंपेटिटर। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई कि ये जो पोर्टुगीज थे, ये अराइव भी करते हैं कहाँ पे? सबसे पहली बार कैलिकट में, है ना। तो आपको पूरे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि ये जो पोर्टुगीज होते हैं सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं इसी रीजन में, है ना, वेस्टर्न कोस्ट में। और खास करके ये तीन रीजन आपको याद रखना है, तीनों सी से, 3C, दैट इज कोचिन, कैलिकट एंड कैनानूर। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मीन वाइल सम पीपल, स्पेशली दी अरब्स, वर ऑलरेडी देयर इन द वेस्टर्न कोस्ट, खास करके गोवा वाले रीजन में। अब देखिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नर बन के आता है पोर्टुगीज का, वो था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। अब हुआ क्या सर कि ये लोग, खास करके जो वास्को ड गामा जब यहाँ पे आया, उसने कुछ चीज़ों को, यहाँ पे मटेरियल्स को लेके वहाँ ले जाके यूरोपियन मार्केट में जब बेचता है, तो उसे पता चलता है कि अगर यही चीज़ मैं अगर लैंड रूट से अरब्स के थ्रू लेके आता, तो द कॉस्ट दैट इट माइट हैव कॉस्ट टू अस वुड हैव बीन 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज़्यादा मुझे लग सकता था। तो द बेनिफिट एक्चुअली मोटिवेटेड द यूरोपियंस कि मैं अगर इसी रूट से जाऊं और ट्रेड करूं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल सकता है।
ठीक है सर। तो सबसे पहला जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, फिर एक गवर्नरशिप के तरह से एस्टेब्लिशमेंट होता है, सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आप याद रखिएगा, फर्स्ट से फ्रांस, फ्रांस फर्स्ट, राइट। ये कोड बस दिमाग में रखने के लिए, एग्जाम में जब जाएंगे आपके पास एन नंबर ऑफ फैक्ट्स होंगे, आप उसको भूले नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट गवर्नर। अब इसको गवर्नर बनाया जाता है सर 3 साल के लिए, ठीक। तो कुछ कुछ काम दिए गए इसको। काम क्या दिया गया, सबसे पहले कि आपको कंसोलिडेट करना है पोजीशन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। इसका मतलब कि अभी जो था वो एक तरह से जो यूरोपियन जो थे प्लेयर्स थे वो इंडिया में अभी तक नहीं थे। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, बोला कि तुम लोग जब गवर्नरशिप का अपॉइंटमेंट हो रहा है, यू हैव द चार्ज, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया। दूसरा काम ये बताया गया, उन लोग को असाइन किया गया कि जैसे ही तुम लोग गवर्नर्स को जैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो तुम्हारा काम है कि मुस्लिम का ट्रेड को वहां पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो। खास करके जो एडन है, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो आज हम लोग जानते हैं, इसको किताबों में ऑर्मुज भी लिखते हैं, एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये सब जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, इन सब को डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक तरह से टास्क असाइन किया गया था। तीसरा काम जो दिया गया था कि आप जो फोर्ट है, जो आपका फैक्ट्रीज है बेसिकली कोचिन में, किलवा में, अंजडीवा में, इन सब का फोर्टिफिकेशन करें। सर फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किलाबंदी करवाना, ठीक है। तो इसको देखा जाता था कि अगर कोई किलाबंदी करवाता था, तो वहां के जो लोकल रूलर, दे यूज्ड टू गेट एजिटेटेड कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपना एक तरह से एक फोर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड। तो ये फोर्टिफिकेशन ही एक कारण बन जाता है बोन ऑफ कंटेंशन का बिटवीन द लोकल रूलर एंड दैट ऑफ द यूरोपियंस, जो हम लोग आगे में देखेंगे, ठीक है। अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 3 काम मिला कि आप लोग को ये काम करना है। तो ऐसा नहीं था कि वहां पे चैलेंजेस नहीं थे, कुछ वार्निंग्स यहाँ पे दिया है हमने। क्या था सबसे पहला दिक्कत इनके साथ, प्रॉब्लम्स क्या था, चैलेंजेस क्या थे, सबसे पहला थ्रेट्स ऑफ द ममलूक सुल्तान ऑफ द इजिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ममलूक सुल्तान था उस टाइम पे इजिप्ट का, वो कंप्लीटली मॉनिटर कर रहा था इन चीज़ों को, राइट। और उसने क्या किया, रेड सी में पूरा अपना जो शिप्स था उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया उसने, टू चेक द पोर्टुगीज। तो एक चैलेंज तो ये हो गया। फिर जो लोकल रूलर जैमोरिन, जो जिसने स्वागत भी किया था वास्को ड गामा का, हम लोगों ने देखा था, मन्ना विक्रमा, उससे ओपोजिशन भी एक थ्रेट था। दूसरा एक और फैक्ट आपको याद रखना है, इससे बीपीएससी में, यूपीएससी में, दोनों में अभी बहुत ही रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि बैटल ऑफ द्वीप कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। तो ये एक वार्निंग के तौर पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पोर्टुगीज को इसमें डिफीट कर दिया गया था, किसके द्वारा, इजिप्शियन और गुजराती नेवीज के द्वारा। ये इन दोनों का कंबाइंड आर्मी जो था उसने पोर्टुगीज को डिफीट कर दिया था। तो इट वाज आल्सो अ चैलेंज कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं और एक पार्टी का फॉर्मेशन करके पोर्टुगीज के अगेंस्ट जो है वो काम करने लगे थे। तो अब इन चीजों को नजर में रखते हुए पोर्टुगीज वर आल्सो कीन एंड ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स, एंड फाइनली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करवाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है सर, ब्लू वाटर पॉलिसी होता है कि जो इंडियन ओशन है, जो कनेक्टिंग लिंक है सी रूट का, उसमें पूरा का पूरा वर्चस्व जो होगा दैट वुड बी ऑफ पोर्टुगीज। तो ये जब कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द इंडियन ओशन, इस पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है सर। अब दूसरा जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ये होता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में बोला जाता है कि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन ईस्ट। मतलब ठीक है कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लेके आए थे, बट उसका एक्चुअल एप्लीकेशन, उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने किया था, एंड ही वाज सक्सेसर ऑफ अल्मेडा। तो सबसे पहले इसने क्या फोकस किया, फोकस ये किया सर कि जिधर से बाकी लोग आ रहे हैं ना, उसमें अपना स्ट्रेटजिक कंट्रोल को बढ़ा दो इंडियन ओशन में। और वो सेम जो चीज़ हमने बताया कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेशन करवाया, और इसने एक परमिट सिस्टम भी चालू करवाया कि कोई भी अगर एंट्री लेना चाहता है इंडियन ओशन में, कोई भी अलग यूरोपियंस या अदर पावर्स, दे हैव टू टेक परमिट फ्रॉम द पोर्टुगीज, जिसको बोला गया था कार्टर सिस्टम। तो अगर कभी भी एग्जाम में ये टर्म दिखे कि कार्टर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट वाज द परमिट सिस्टम व्हिच वाज गिवन बाय द पोर्टुगीज फॉर द एंट्री इनटू द इंडियन ओशन, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1510, ये कहानी अभी हम लोग 1498 से स्टार्ट किए थे, 1510 तक पहुंच पाए हैं अभी, राइट, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पे एक नींव रखी जाती है पोर्टुगीज की। तो सर 1510 में क्या हुआ, 1510 में बहुत इंपॉर्टेंट एक काम होता है कि जो पोर्टुगीज होते हैं, दे वर सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग गोवा। गोवा को ये एक्वायर कर लेते हैं पोर्टुगीज, कौन, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। किससे, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गोवा को दे दिया इंग्लिश को, पोर्टुगीज को। और
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मार्क कीजिएगा, इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है कि पोर्ट ऑफ बीजापुर जो था वो पहला इंडियन टेरिटरी जो कि इंक्लूडेड अंडर द यूरोपियंस था सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर के एनेक्सेशन, अलेक्जेंडर के कॉन्कर के बाद ये सबसे पहला ऐसा इंडियन टेरिटरी था जिसको किसी यूरोपियन ने अपने कब्जे में किया था, अक्वायर किया था। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हुआ कि नहीं, वी हैव टू टेक नोट ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है सर। फिर जो एक काम हुआ अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के टाइम में, एबोलिशन ऑफ सती का। तो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन अनदर वे ऑल्सो कि क्या उस पर्टिकुलर टाइम में सती का प्रिवेलेंस था। ऑफ कोर्स अगर एबोलिशन ऑफ सती हो रहा है, इट मींस देयर वाज प्रिवेलेंस ऑफ सती। तो वी गेट द आइडिया कि सती सिस्टम वाज प्रिवेलेंट ओवर देयर एट दैट टाइम। उसके बाद अब यूरोपियंस और खास करके पोर्टुगीज अपना एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो उन्होंने इनकरेज किया कि आप लोकल वाइफ्स से शादी करें, वहां पे लोकल लड़कियों से शादी करें ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो पूरा यूरोपियनाइज होता चला जाए। तो दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक दैट वाज प्लेड बाय द यूरोपियंस टू एक्चुअली एस्टैब्लिश देयर पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और सबसे प्रॉब्लम जो इनिशियली थी इनकी वो थी मुस्लिम से, एंड दैट टू अरब्स मुस्लिम, बिकॉज दे वर द मेन हिंड्रेंस टू देयर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड अदर कमोडिटीज। तो सबसे बड़ा दिक्कत मुस्लिम से था। हालांकि इनिशियली ऐसा माना जाता है कि दे वर वेरी हैविंग गुड रिलेशंस विद द हिंदूज, लेकिन कुछ ही टाइम पीरियड के बाद ये भी एक्सपोज होता है कि दे वर इक्वली नॉट गुड फॉर द हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स। तो इट वाज नॉट अबाउट द रिलीजन, रादर इट वाज अबाउट द हिंड्रेंस हु इज क्रिएटिंग टू देयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है सर, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में हमें इतना जानना है। अभी मैं इतने दो तीन रूलर के बारे में बहुत डिटेल में क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों जान रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने न्यू रखा था, इन्होंने पूरा लैंडस्केप को चेंज किया था। ठीक है सर, बाकी सारे को हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब वो टॉपिक्स हैं, ये सब वो रूलर्स हैं जिन पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट रूलर था जो पोर्टुगीज का, वो था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है ये नेक्स्ट जस्ट सक्सेसर नहीं था, याद रखिएगा, अल्मीडा का सक्सेसर नहीं था, लेकिन ये आता है 1529 में। 1529 ऑनवर्ड्स इसका रूल होता है। अब सर आपको दिमाग में ये भी सोचना है कि 1529 ओके, तो इस टाइम पे दिल्ली की तरफ क्या हो रहा होगा, नॉर्थ में क्या हो रहा होगा। नॉर्थ में मुगल्स थे। मैंने आपके याद रखने के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि आपके दिमाग में पैरेलली ये भी चीज़ें चलें कि वेस्ट कोस्ट में पोर्टुगीज जब आ रहे थे, अपना एस्टैब्लिशमेंट बढ़ा रहे थे, एट द सेम टाइम देयर वर मुगल एस्टैब्लिशमेंट इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि 1526 में 1526 में बाबर जो था वो थ्रोन पे आता है। ठीक है सर। तो नीनो डी कुन्हा का इंपॉर्टेंट काम में से एक काम तो ये होता है कि इसने शिफ्ट कर दिया था पोर्टुगीज गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था कोचिन से गोवा में। तो लास्ट जो हम लोगों ने देखा था अल्बुकर्क के बारे में, अब अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा को कैप्चर किया था, लेकिन हेडक्वार्टर की शिफ्टिंग किसने करवाई थी, हेडक्वार्टर का शिफ्ट करवाया था नीनो डी कुन्हा। याद रखिएगा इस चीज को, इस फैक्ट को, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है सर। अब देखिए ये इवेंट जो था वो इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या कि जो गुजरात था उसका एक लोकल रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह। तो उसने क्या किया, पोर्टुगीज से मदद मांगा, बोला कि यार थोड़ा सा हेल्प कर दो। जब कब हेल्प मांगा, जब उसकी लड़ाई दिल्ली के मुगल से हो रही थी, मतलब जो मुगल एक्चुअली एम्परर थे हुमायूं से जब लड़ाई हो रही थी, तो एट दैट टाइम बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने मदद मांगी पोर्टुगीज से, मुगल एम्पायर से, मुगल एम्परर से लड़ने के लिए। ये कब की बात है, ये है 1523 के बाद, 1534 की बात है। ठीक है सर, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए। अब कुन्हा जो है वो इंक्रीज द इन्फ्लुएंस इन बंगाल एंड मेड हुगली एज इट्स कैपिटल। अब इधर ईस्टर्न ब्लॉक में क्या हुआ कि बंगाल को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना गया ऑलवेज, ठीक है ना। तो बंगाल में हुगली को एक सेंटर बना दिया अपना पोर्टुगीज का। ठीक है सर, ओके। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पोर्टुगीज वेर लिमिटेड इन दी वेस्टर्न मार्जिन। अब हम लोग को देखने को मिलता है कि ईस्टर्न मार्जिन भी अपना एस्टेब्लिशमेंट कुन्हा साहब जो है वो बढ़ाने लग जाते हैं, ठीक, हुगली में। और विद इन 50 ईयर्स ऑफ द अराइवल ऑफ द वास्को डगामा, पोर्टुगीज हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द कोस्टल इंडिया। ठीक है, अब हम लोग मैप से इसको देखेंगे भी कि कहाँ कहाँ फाइनली 50 सालों में, 50 से 100 मैक्सिमम सालों में अपना एस्टैब्लिशमेंट कर देता है। तो मैंने मैप के जरिए इसको आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले देखिए कि ये जो पार्ट है, ये तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट बेस था, सबसे शुरुआत भी यहीं से की थी। हमने शुरू में बोला कि इन तीनों को याद रखिएगा, 3C, कोचिन, कैलिकट, कैनेनोर। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द मेन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोर्टुगीज, इन तीनों को लिखना ही लिखना है, राइट, इन तीनों को मार्क करना ही करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि बीजापुर का जो सुल्तान था उससे गोवा भी ले लिया था, है ना, तो गोवा में भी उनका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। फिर जब
लड़ाई होती है दीव वगैरह की, तो यहाँ पे गुजरात के भी जो पोर्ट हैं वहाँ पे भी उनका उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, यहाँ पे भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। दमन एंड दीव और मुंबई वाला जो रीजन है वहाँ पे भी वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। बंगाल का रीजन अभी हम लोगों ने देखा था, ये हुगली कोस्ट ने सेंटर बनाया था, ये भी एक पार्ट हो जाता है। ये रीजन है सर नागपट्टिनम। नागपट्टिनम बेसिकली आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था। और फाइनली यहाँ पर है 7वां नंबर में, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सैंथोम, जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु का पार्ट है। तो आपको एग्जाम से पहले खास करके इस मैप को एक बार देखना है, और एग्जाम से पहले तो 50 बार देखना है। जब आप एक स्लाइड खोलेंगे एक बार आप इसको देखिए कि ओके दीज वर द सेंटर्स जहां पे फैक्ट्रीज अपने अपने स्टैब्लिश किए थे पोर्टुगीज ने इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। चलिए सर, अब आपको कभी मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वेडोर डा फेजेंडा, तो घबराना नहीं है। दिस वॉज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इसमें वो उसका काम क्या होता था, वो रिवेन्यू का देखभाल करता था। ठीक, रिवेन्यू का देखभाल करता था, और ये भी देखता था कि जो कार्गोज हैं और फ्लीट्स हैं उसका डिस्पैच कैसे आना जाना कब होगा कैसे होगा, इसको जो देख रेख करने वाला था इसको बोलते थे वेडोर डा फजेंडा। और देखिए रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज की जब बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि दे वर वेरी स्केप्टिकल अबाउट द अरब्स। तो उन लोग जो नाम यूज करते थे मूर्स, मूर्स को बोला जाता था कि एनिमीज ऑफ द पोर्टुगीज, वो प्राइमरली अरब्स के बारे में बोला जाता था मूर्स। ठीक है, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर परसिक्यूटेड बाय द पोर्टुगीज। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखते हैं, जो कि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, कि बहुत सारे मिशन भेजे जाते हैं अकबर के कोर्ट में, है ना, 3 मिशन भेजे जाते हैं। तो अगर कभी आ जाए एग्जाम में गलती से तो इसको याद रखिए कि जेरोम जेवियर हुए, इमानुअल पेन हैरो हैं, ये सब जो थे लीडर ऑफ द मिशन थे टू द अकबर्स कोर्ट। तो ये तो सर चला कि किस तरह से सिस्टम चालू हुआ और किस तरह से उन्होंने अपना फोर्ट और फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो फैक्ट्री की बात यहाँ पे की जा रही है वो आज का टर्म जो फैक्ट्री है वो नहीं है, रेदर इट वाज अ काइंड ऑफ वेयर हाउस जहाँ पे वो चीजें स्टोर करते थे। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, वो सिर्फ अपना ट्रेडिंग का जो गुड्स था वहाँ पे उसको स्टोर करते थे। तो एक टाइम पे फिर अब डिक्लाइन होना चालू होता है पोर्टुगीज का। व्हाट वर द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन? सबसे पहला एक रीजन जो है वो 1612 में, जब तक इंग्लिश आ चुके होते हैं, हम लोग इंग्लिश का आगे पढ़ेंगे कि 1600 में इंग्लिश भी आ जाते हैं, 1609 में। तो इंग्लिश के साथ एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ स्वाली, है ना, सूरत के पास, और वहां पे उनका एक पतन हो जाता है। फिर डच के साथ भी उनकी एक लड़ाई होती है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे बाद में। लेकिन जो अभी हम लोग जान सकते हैं वो ये कि राइज ऑफ पावरफुल डायनेस्टी लाइक मराठा। अब मराठा का जो है उसका हम लोग देखते हैं कि ये अगर इंडिया है तो इस पार्ट में मराठास का उदय होता है, और ये काफ़ी पावरफुल इमर्ज होते हैं। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर पार्ट में जितना भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट था उस पर काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया, और जो पोर्टुगीज थे उनको काफ़ी लिमिट कर दिया। दूसरा जो डाउनफॉल का कारण था वो रिलीजियस पॉलिसीज था, जो कि प्रोसेलिटाइजेशन बोला जाता है, कि मतलब जबरदस्ती मिशनरीज के थ्रू जो कन्वर्जन था कि आप सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। दिस पॉलिसी प्रूव टू बी डिट्रीमेंटल फॉर द पोर्टुगीज। और सर एक और बात यह है कि जो पूरे सी का जो एक पॉलिसी था, है ना, इंडियन ओशन को अपना वर्चस्व जमाने वाला, इसके वजह से सी पायरेसी का केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। तो ये डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस सी पायरेसी जो था ये भी एक कारण बना पोर्टुगीज के डिक्लाइन का। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ब्राज़ील की डिस्कवरी हो गई थी, और जो पोर्टुगीज थे वो ब्राज़ील को भी अपना एक कॉलोनी बनाने के लिए डाइवर्ट हो गए थे, तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो था वो शिफ्ट इधर से ब्राज़ील की तरफ भी हो गया था। ठीक है, और ये तो पता ही था कि अब एक कोई भी ये सीक्रेट नहीं था कि सी रूट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचना। दैट इज वाई अब उनका एक मोनोपोली नहीं देखने को मिलता है। दीज ऑल रीजंस एक्चुअली में कंबाइन होके डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज होता है। इसके बाद सर आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच इंडिया जो कंपनी आती है उसने सबसे पहले, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है रूलर्स कौन आए थे नहीं आए थे, क्योंकि ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन ये आते हैं कि कहाँ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो जो सबसे पहला फैक्ट्री था वो 1605 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है सर, फिर उसके बाद नागपट्टनम भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नंबर 2 में आप देखिएगा तमिलनाडु का नागपट्टनम में है। ठीक, उसके बाद हमें कोचीन में देखने को मिलता है, ये वही जगह है जहाँ पे पोर्टुगीज ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था। फिर सूरत में भी हमें मिलता है। एक सूरत आपको एक ऐसा जगह मिलेगा जिसमें लगभग सारे के सारे यूरोपियंस का पार्टिसिपेशन होता है, बिकॉज ये जो था वो मिडिल ईस्ट और इधर यूरोप से जो सी रूट्स होता है उससे सबसे पहला लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में आता है अगर नॉर्थ वाले रीजन में जाएं तो, और साउथ वाले रीजन में से अगर जाएं तो कोचीन, ये केरल वाला रीजन जो था वो सबसे पहले आता है। तो हमें देखने को मिलता है कि सूरत में तो लगभग सारे यूरोपियंस का स्टैब्लिशमेंट फैक्ट्रीज देखने को मिलता है। लेकिन अलग सी बात ये भी याद रखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना वाला जो रीजन है, इन सब जगह में भी डच का एस्टेब्लिशमेंट कर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बंगाल वाले रीजन है इसमें आपको कहीं कहीं मिलने सुनने को मिलेगा चिंसुरा, बारानगर, कासिम बाजार, ये सब जो है फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे डच का होता है। और बालासोर इन उड़ीसा, इट वाज आल्सो द फैक्ट्री ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है सर, तो डच का सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डच ज़्यादा फैल नहीं पाए।
ठीक, आप सोचिए कि सर इतना शॉर्ट में इसको क्यों कर दिया। द रीजन बीइंग, किताबों में बहुत ज़्यादा इसको कवर एक्सटेंसिवली नहीं किया जाता है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन ये माना गया कि ये ज़्यादा फैल नहीं पाए, डिक्लाइन जल्द हो गया। इसका कारण ये था कि ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हो चुका होता है। दूसरा, इंग्लिश का जो शिप है उसको कैप्चर किया जाता है डच के द्वारा, है ना। ये कब का टाइम है, जब बैटल ऑफ प्लासी के टाइम है, ठीक है। और ये जब कैप्चर किया जाता है डच के द्वारा, इसके वजह से एक बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ बिदारा बोलते हैं, एक जो फाइट होता है इनके बीच, ये 1579 में। और इस बैटल में डच को हार मिलती है ना, मात मिलती है, और इंग्लिश जीत जाते हैं बेसिकली। और ये भी एक कारण होता है कि उसने अपने आप को सीमित कर लिया, और उनका उद्देश्य कहीं भी अपना अपना वर्चस्व जमाना या अपना कुछ इम्पोजिशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी नहीं था। वो उनका सोल पर्पस था ट्रेड। तो वो अपने आप चुपचाप से आई स्पेस आइलैंड इंडोनेशिया की तरफ अपने आप को सीमित कर लेते हैं डच। बस सर, इससे ज़्यादा आपको डच के बारे में नहीं जानना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी आधी, मतलब जो यूरोपियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश से डोमिनेटेड है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ इनसाइट देखेंगे कि कैसे वो आते हैं, क्या क्या स्टैब्लिशमेंट स्टार्टिंग में करते हैं, और क्या पॉलिसीज उनको हेल्प करता है। तो ये हम सब जानते हैं कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो एक चार्टर निकालती हैं, बोलती हैं कि आपके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग परमिट है ना। और 15 साल का मोनोपोली रहता है कि आपको 15 साल तक और कोई यूरोपियन नहीं जाएगा, मतलब कोई इंग्लिश नहीं की कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन कुछ ही साल के बाद, मतलब 1609 में ही उसको रिवाइज करके बोला गया कि नहीं नहीं, ये इनडेफिनिटली है, 15 साल के लिए नहीं है, आपका मोनोपोली है ही परमानेंट। ये मोनोपोली को हम लोग बाद में बिखरते हुए, टूटते हुए देखेंगे जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, बाद में देखेंगे, ठीक है सर। तो होता क्या है, कहानी ये है कि सबसे पहला जो आदमी उधर से आता है इंग्लिश की तरफ से, कैप्टन हॉकिंस बोलते हैं, ही अराइव्ड टू दी जहांगीर कोर्ट। कब आता है सर, 1609 में। और वो आता है जहांगीर कोर्ट्स में और उससे परमिशन मांगता है कि मुझे परमिशन थोड़ा दे दीजिए, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री स्टैब्लिश कर ले, थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह कर ले। लेकिन दी मुगल एम्पायर वेर एप्रीहेंसिव टू ग्रांट द परमिट टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन कुछ कुछ परसुएशन और टैक्टिक्स को यूज करके उन लोगों ने फाइनली क्या किया, कुछ अपना ट्रेडिंग परमिट्स को ले लिया मुगल से, ठीक है। जिनमें से कुछ नाम याद रखना है मुझे, कि कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है, सबसे पहले तो पोर्टुगीज को हराता है। अब ये सर पोर्टुगीज को हराता है, ये वही वाला है जब हम पोर्टुगीज का डिफीट देख रहे थे, डिक्लाइन देख रहे थे, तो जब वो इंग्लिश से हारते हैं बैटल ऑफ स्वाली में सूरत के पास, तो उस टाइम लीड कौन कर रहा था इंग्लिश की तरफ से, कैप्टन थॉमस बेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लड़ाई इसलिए भी हो रही थी क्योंकि पोर्टुगीज को लग रहा था कि इंग्लिश एक नया इंट्रेंट है, और कहीं ना हमसे भी ज़्यादा अपना स्टैब्लिशमेंट कर ले, हमसे ज़्यादा ट्रेड ना कर ले, ठीक है। फाइनली पहली बार जहांगीर जो है परमिशन देता है कि सूरत में आप फैक्ट्री लगा लीजिए 1613 में। और किसके अंडर में, थॉमस एल्डवर्थ के अंदर में, याद रखिएगा इस नाम को, थॉमस एल्डवर्थ। और फिर 1615 में थॉमस रो नाम का एक आदमी आता है, वो बहुत सारे परमिशन और भी जगह ट्रेडिंग परमिट्स के मांगता है और मिलता है। ये सब तो छोटे मोटे परमिशन वगैरह मिले कि आप फैक्ट्रीज वगैरह बना सकते हैं। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चेंज हमको देखने को मिलता है जब मैरिज अलायंस होता है बिटवीन द पोर्टुगीज एंड द इंग्लिश, जिसमें पूरा का पूरा बॉम्बे को ही एज अ डावरी बोला जाता है कि वॉज गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स टू बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल, ठीक है। कि जो मैरिज होता है कैथरीन का किंग चार्ल्स से, तो एक तरह से डावरी के तौर पे पूरे बम्बई को दे दिया जाता है, ठीक है सर। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है, जिसने पोर्टुगीज का तो डिमाइस भी कर दिया और इंग्लिश को एक पावर दे दिया कि पूरा का पूरा आइलैंड जो था बॉम्बे का वो इंग्लिश के पास आ जाता है। अनदर सिग्निफिकेंट थिंग जिसने बहुत से हेल्प किया सेव करने में ब्रिटिश के पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी को इंडिया में, वो था गोल्डन फरमान। ये सर, ये गोल्डन फरमान क्या था, गोल्डन फरमान 1632 में गोलकोंडा का जो सुल्तान था उसके द्वारा इशू किया जाता है। 500 पगोड़ा, वहां उस टाइम पे जो करेंसी हुआ करती थी उसके हिसाब से 500 पगोड़ा में परमिशन मिलता है इनको ट्रेड करने का। और ये जो है वो एक्चुअली में इंग्लिश ईस्ट इंडिया का साउथ इंडिया में एंट्री करवा देता है प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साउथ इंडियन एक्सटेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस गोल्डन फरमान के तहत इंग्लिश जो है वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे इन दी पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। अब यहाँ पे सर दो तीन फैक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपको बड़ा रिलेवेंट है, याद रखना है इन चीज़ों को। क्या है, सबसे पहले ये कि रूलर ऑफ चंद्रगिरी, उसने क्या किया, परमिशन दिया कि आप फोर्टिफाइड फैक्ट्री बना सकते हैं मद्रास में। अब फोर्टिफाइड फैक्ट्री का अपने आप बहुत इंपॉर्टेंस था उस टाइम पे। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, उसको बनाया गया और उसने रिप्लेस कर दिया मसूलीपट्टनम को एज अ न्यू हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ इंडिया। अब वहाँ का पूरा नया हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सेंट जॉर्ज में। और फिर इसी तरह से थोड़ा ईस्टवर्ड भी ये लोग शिफ्ट होने लगे हैं जब साउथ में एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। तो बालासोर एंड हरिहरपुर, ये दो प्रोमिनेंट रीजन्स थे उड़ीसा में जहाँ पे उन्होंने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया इंग्लिश में।
तो गोल्डन फरमान प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक। अपार्ट फ्रॉम दिस 1651 में ट्रेड परमिट फॉर हुगली मिल जाता है। अब देखिए साउथ इंडिया में काम हो चुका है, नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, जिसमें कि उड़ीसा तक तो पहुंच ही गए थे। हुगली में ट्रेड करने का परमिट 1651 में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता का, वो उसमें 1700 में एक अपना वो सीट बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का, ठीक है। अब वहां पे भी आसानी से वो ट्रेड कर सकते हैं। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी था वो था फर्रुखसियार का फरमान। ये स्टेप था जिसने इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड को और मजबूत बना दिया और पकड़ उसकी मजबूत कर दी। इसको इसीलिए बोला जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि कंपनी को इसमें परमिशन दे दिया गया कि आप जो है परमिट इशू कर सकते हैं, कॉल्ड द दस्तक फॉर द ट्रेडिंग। इसके वजह से हम देखेंगे कि बहुत सारे करप्शन भी होते हैं, क्योंकि ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने फ्रीली दस्तक बांटना चालू किया और फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया, और बहुत सारे करप्शन उसके लिए होने लग जाते हैं। तो 3 फरमान बेसिकली दिए गए थे फर्रुख फरमान में। वो था बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। अभी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम है उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये हैरत की बात नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्रुखसियार के फरमान में जो 3 फेमस फरमान थे उनमें कहाँ कहाँ ट्रेड परमिट्स मिली थी, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। Now we are going to discuss about the last company, the French company. Again, very limited knowledge we will have to have about this topic. बहुत कम जानना है, बहुत कम पूछा जाता है। आपको जानना यह है कि they were the last European to reach, है ना। इससे पहले आप बोलेंगे सर डेन्स भी आए थे, डेन्स का भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डेन्स आते हैं ट्रैंक्योबार में, अपने आप को एस्टैब्लिश सबसे पहली बार आते हैं, और वो पूरी तरह से हुगली के पास एक जगह है श्रीरामपुर, वहाँ पे अपना पूरा एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, वहीं पे सीमित रह जाते हैं। उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल एज सच कुछ नहीं है, इसलिए आपको अलग से मैं स्लाइड नहीं बनाया हूँ उसके लिए। तो फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन टू रीच इन 1664। तो सबसे पहला जो एक्सपीडिशन होता है फ्रेंच का 1667 में, तो वो पहुंचते हैं सूरत और पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं अपना, जहां से कि वो अपना ट्रेडिंग फैसिलिटेट कर सकें। फिर दूसरा फैक्ट्री जो होता है वो साउथ इंडिया में सीधे है, मसूलीपट्टनम 1669। तो हम लोगों ने देखा सूरत गुजरात में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया फ्रेंच ने, फिर मसूलीपट्टनम में। अब आप फिर से वो बात को मेरी गौर कीजिएगा कि सूरत बिकेम द सेंटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडिंग कंपनीज। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है फ्रेंच के रिगार्डिंग, वो ये रखना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उनका वो पौंडीचेरी में था। और पौंडीचेरी इन्होंने किससे लिया था, बीजापुर के सुल्तान से एक्वायर किया था। और सिमिलरली एक चंदन नगर का जो बहुत फेमस पोर्ट है फ्रेंच का, उसने मुगल से खरीदा था, परचेज फ्रॉम द मुगल्स। आप याद रखेंगे इन चीजों को, राइट। मेन सेंटर कौन सा था ये तो याद रखना है, पौंडीचेरी, ठीक है। और एक ट्रीटी भी होती है किसके बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस ट्रीटी को ही मद्देनजर रखते हुए फ्रेंच ने क्या किया, रीगेन कर लिया था पौंडीचेरी को फ्रॉम डच। जब इन लोगों की लड़ाई होती है तो डच अक्वायर कर लेता है पहले पौंडीचेरी को, लेकिन इस संधि के बाद, ट्रीटी ऑफ रिस्विक के बाद, फ्रेंच को वापस से मिल जाता है पौंडीचेरी, जो कि उनका मेन सेंटर होता है। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि 1954 में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, फ्रेंच जो है अपना टेरिटरी को दे देते हैं इंडिया के अधीन कर देते हैं, हैंडल ओवर द टेरिटरी टू इंडिया, ठीक है सर। तो मेन एस्टैब्लिशमेंट अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग देख रहे थे सबसे पहला पौंडीचेरी, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग को याद रखना है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमें याद रखना है गुजरात यहाँ पे, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं, उस टाइम पे बंगाल था, जो बंगाल का चंदन नगर में। तो अगर पूछ दिया जाए कि विच प्लेस इज नोन एज द इंडियाज लिटिल फ्रांस, द आंसर विल बी पौंडीचेरी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो ये सारे यूरोपियंस को हम लोग इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ला चुके हैं। अब अगले लेक्चर सीरीज में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो होते हैं, जैसे कि कर्नाटिक वॉर होता है, और भी जो यूरोपियंस के साथ जो लोकल रूलर्स का जो वॉर होता है, उन सब बैटल्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड विद द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर स्टेप ऑफ कॉलोनाइजेशन। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, जो IS नामक अपना ऑफिशियल हैंडल है, उस पर आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका क्वेरी हो, है ना, IS नामक। और फाइनली आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे देना है कि जो IS नामा का जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम लोग डेली MCQs कवर करते हैं, एंड दैट MCQ इज वेरी एनरिच्ड वन, कवरिंग सम ऑफ द PYQs एज वेल, जो आपको हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आप सिर्फ उसको टिक करें, रैदर टू गो एंड रीड अबाउट दैट 5 to 10 क्वेश्चन एज वेल इन योर ओन, और वो आपको हेल्प करेगा टू रिटेन दैट फैक्ट, टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड बाय दिस you will be prepared for the mains as well as prelims, and you will have a comprehensive preparation. Okay, thank you and have a nice day.